सबसे पहले आज जो हमने डिस्कस करना है बॉयल्स लॉ। बॉयल लॉ के लिए हमें सबसे पहले कंडीशन का पता हो। बॉयल लॉ की कंडीशन क्या है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बॉयल लॉ तब एप्लीकेबल होगा, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब देखें प्रेशर की इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में, 2/3 N/V हाफ एम वी स्केयर। हाफ एम वी स्केयर को किनेटिक एनर्जी कहते हैं और साथ में एवरेज ब्रैकेट है। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि टेम्परेचर बॉयल लॉ के लिए क्या होगा, कांस्टेंट। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे जो चीज़ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि एवरेज किनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। 2/3 और n ये भी कांस्टेंट है। इस तरीके से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो कांस्टेंट ही आएगा। तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, या वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, कब? अगर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। सेकेंड है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के लिए जो शर्त है वो क्या है कि प्रेशर क्या हो, उसके लिए कांस्टेंट हो। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रेशर का रिलेशन लिखें, वॉल्यूम के लिहाज से बना लें। 2/3 N/P ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इस रिलेशन में प्रेशर कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया हाफ एम वी स्केयर एवरेज ब्रैकेट के साथ। हाफ एम वी स्केयर क्या होता है, किनेटिक एनर्जी, और किनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एवरेज किनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज। मॉलिक्यूलर एनर्जी में क्या कुछ शामिल है, किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, ब्रैकेट में लिखेंगे किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, आर कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को कैपिटल यू से जाहिर किया जाता है। तमाम तरह की एनर्जीज, जिस तरह किनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल, इंटरनल, सब के यूनिट क्या होते हैं, जूल्स। आइडियल गैस के लिए, क्योंकि हमने थर्मोडायनेमिक्स में आइडियल गैस को बार बार डिस्कस करना है, तो आइडियल गैस को देख लेते हैं। आइडियल गैस के एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी कोई पोजीशन नहीं है, इस वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ज़ीरो। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किनेटिक एनर्जी रखते हैं, और किनेटिक एनर्जी की भी कौन सी किस्म रखते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशनल। तो यूँ कहा जा सकता है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी के। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उनकी, ज़ीरो है। और हमें ये भी पता है कि एवरेज किनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो यूँ कहा जा सकता है कि इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर या टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे तो इन्हिसार करता है लेकिन पाथ पे इन्हिसार नहीं करता। इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के तरीके जो हैं, एक तरीका क्या है कि अगर जिस्म को हीट किया जाए, व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम और मॉलिक्यूल इज इंक्रीज्ड, इट मींस हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का एक तरीका क्या है, हीट करके। दूसरा तरीका क्या है, विदाउट हीट। उसमें हम क्या करेंगे, जिस्मों को आपस में रगड़ेंगे, रगड़ने की वजह से जो काम करना पड़ेगा वो किस में कन्वर्ट होगा, इंटरनल एनर्जी में। तीसरा है पार्शली कन्वर्शन टू इंटरनल एनर्जी। उसमें क्या करना है, हम एक जिस्म को दूसरे सतह पर स्लाइड करवाएंगे और वो फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से रेस्ट में आ जाएगा। अब जो मैकेनिकल वर्क डन हुआ सिस्टम की तरफ से या सिस्टम पे हुआ, यानी कि मैकेनिकल वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम इज़ पार्शली मीन जुज़वी, यानी कि कुछ हिस्सा इज़ कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। इन्हीं से रेलिवेंट हमारे कुछ अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो पाथ पे डिपेंड ना करे, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। हम देख रहे हैं इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो इन्हिसार कर रहा है। इनिशियल स्टेट क्या है, PA VA TA, फाइनल स्टेट क्या है, PB VB TB। लेकिन C1 और C2 जो रास्ते हैं, पाथ 1 और पाथ 2, उन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो स्टेट फंक्शन जिस तरह मैं पहले बता चुका वो होता है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो इन्हिसार करता है लेकिन पाथ पे इन्हिसार नहीं करता। हमारे कुछ न्यूमेरिकल हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें कहा गया एवरेज स्पीड निकालें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की STP पे।
STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है जी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में लेके जाएं। स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। टेम्परेचर का रिलेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। वी स्केयर एवरेज की जो वैल्यू आ रही है 3 kT/m। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कांस्टेंट है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कल हम पढ़ चुके। टी टेम्परेचर ऊपर दिया हुआ है एब्सोल्यूट। एम स्मॉल एम निकालने के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है? मॉलिक्यूलर मास और एवोगाड्रो नंबर। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 32 ग्राम। पहले उसको किलोग्राम में लेके जाएं, -3 को नीचे लेके आएँ, 10⁻26 हो जाएगा। KTM इनकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। वी स्केयर निकाल लें, उसका जज़र लें तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। इसी तरीके से इसी से मुतल्लिका हमारा एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। न्यूमेरिकल में ये कहा गया है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड निकालें। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अब किस चीज़ का? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास फ़र्क होता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास से। नाइट्रोजन का होता है 28 ग्राम। तो अब मैं बजाय 32 ग्राम के कितना इस्तेमाल करूँगा? 28 ग्राम। और उसी तरीके से पहले किलोग्राम में लेके जाएंगे और वी स्केयर का जो आंसर आएगा उसकी